और चलिए यमन से अब सीधे आपको बांग्लादेश लिए चलते हैं, जहां पर आरक्षण को लेकर लगातार जो हिंसक प्रोटेस्ट है वहां पर सड़कों पर लगातार जारी है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे पाकिस्तान और चीन की साजिश निकलकर सामने आ रही है। आखिर पाकिस्तान और चीन क्यों अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं बांग्लादेश में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूनिवर्सिटीज बंद, हॉस्टल खाली, इंटरनेट ठप, सड़कों पर तांडव है, हिंसा भड़क रही है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर हाहाकार मचा हुआ है। यह भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश का हाल है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सरकारी नौकरी में मिलने वाले 30% आरक्षण के विरोध में जमकर बवाल मचा है। लेकिन क्या इस हिंसा की स्क्रिप्ट पाकिस्तान ने तैयार की है? क्या आईएसआई के मोहरे इस आग में घी डाल रहे हैं? क्या पाकिस्तान की समर्थित पार्टी ही ऐसे भड़काने के प्लान को एक्टिव कर चुकी है? शक और आरोप तो यही है। बांग्लादेश में बहुत बड़ी तादाद में रेडिकल मुस्लिम्स हैं, ओके, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के बेस हैं, पाकिस्तान से कनेक्शंस हैं, चाइना बैक्ड ग्रुप्स भी हैं जिनको चाइना पैसा देता है कुछ, ओके। तो उन सब ग्रुप्स का जो अगर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगा दिखता है, तो ये मूवमेंट केवल स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं, एक ओवरऑल एंटी सरकार हटाओ रेवोल्यूशन लाओ वाली हो जाएगी। बांग्लादेश को जलाने के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि आईएसआई पर आरक्षण विरोधी भीड़ को भड़काने का आरोप लगा है। बांग्लादेश में हालात बेकाबू हैं, पूरा देश धधक रहा है, मारकाट मची है, सड़कों पर उपद्रवियों का कब्जा है, पुलिस से हालात नहीं संभले तो सेना मोर्चे पर उतरी है। क्या ये सब पाकिस्तान इसलिए करवा रहा है क्योंकि बांग्लादेश भारत का समर्थक है? बांग्लादेश में हिंसा हो रही है रिजर्वेशन को लेके, जिस तरह से वहाँ के तालिबे इल्म या स्टूडेंट्स को उकसाया जा रहा है, इसमें यकीनन आईएसआई का हाथ है और आईएसआई भी इसको चीन के निर्देशन पे ये कर रही है। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना का भारत के प्रति झुकाव जग जाहिर है। वो 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है और इससे चीन और पाकिस्तान चिढ़े हुए हैं। शायद यही दोनों देश बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहते हों। इनमें भी पाक का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि पाकिस्तान से कटकर ही बांग्लादेश बना था। ऐसे में हिंसा के पीछे आईएसआई कनेक्शन की जांच करा रही है शेख हसीना, ये पता लगाने के लिए कि क्या वाकई उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान ही उसके घर में आग लगा रहा है। क्या आईएसआई ने ही बांग्लादेश को जलाने की सुपारी ले रखी है? रेडिकल एलिमेंट्स है बांग्लादेश में, रेडिकल इस्लामिस्ट हैं जो राइट चाइना बैक्ड ग्रुप्स हैं, उनको तो फ़ायदा है कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं और बांग्लादेश के अंदर से इंडियंस को पुश करने में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को टेंस करें। तो मल्टीपल ग्रुप्स हैं बांग्लादेश में जो कि ये चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो जिससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में और थोड़ी खटास आए। बांग्लादेश में एक पाकिस्तान समर्थित पार्टी है जमात-ए-इस्लामी, जिसका हाथ हिंसा के पीछे बताया जा रहा है। खबरें हैं कि उपद्रवियों को उकसाकर पाकिस्तान के मोहरे ही बवाल करवा रहे हैं। हालांकि आरक्षण के खिलाफ युवा सड़कों पर उतरे हैं, जिससे हिंसा भड़की है। तोड़फोड़, आगजनी और गोलीबारी से त्राहिमाम मचा है। भारत ने बंधन रेल सेवा भी बंद कर दी और कई भारतीयों को वहां से निकाला जा रहा है। अगर हमारे भारतीय नागरिक या बच्चे हैं उनको सुरक्षित यहाँ लाया जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। भारत अपने लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। बांग्लादेश के हालात पर नजर भी बनाए हुए है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा भारत के बंगाल से सटी हुई है। लेकिन क्या पाकिस्तान नहीं चाहता है कि भारत समर्थक बांग्लादेश में शांति हो? उसने एक चिंगारी को क्या आग बना दिया है, जिसकी आंच में अब बांग्लादेश जल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ओली की अग्नि परीक्षा की। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली चौथी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं और आज उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, यानी कि विश्वास मत हासिल उन्हें करना होगा।
आपको बता दें केपी शर्मा ओली जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। चीन का समर्थक उनको माना जाता है और ऐसे में आज उनकी अग्नि परीक्षा है। 275 सदस्य हैं नेपाल की संसद में और 138 की जरूरत होगी। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं आज कैसे केपी शर्मा ओली को पास करनी पड़ेगी अग्नि परीक्षा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। आज संसद में ओली को विश्वास मत हासिल करना है। ओली ने 14 जुलाई को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नेपाली प्रधानमंत्री ओली को चीन समर्थक नेता माना जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड के इस्तीफा देने के बाद ओली ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। दरअसल फ्लोर टेस्ट में दहल को केवल 63 सांसदों का साथ मिला। नेपाल की नेशनल असेंबली के 194 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया। दहल को सरकार बचाने के लिए 138 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै नेपाल में 20 नवंबर 2022 को आम चुनाव हुए थे। आम चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। देउबा की पार्टी को 89 सीटें मिली, ओली शर्मा की पार्टी को 78 और प्रचंड की पार्टी को 32 सीटें मिली। इसके बावजूद सबसे कम सीटें जीतकर भी प्रचंड 25 दिसंबर 2022 को नेपाल के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देउबा की पार्टी के साथ गठबंधन किया था। हालांकि गठबंधन सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। 15 महीने बाद मार्च 2024 को फूट के कारण गठबंधन टूट गया। प्रचंड ने फिर ओली के भरोसे सरकार बनाई जो अब गिर चुकी है। 1 जुलाई को ओली की पार्टी ने प्रधानमंत्री प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से गठबंधन तोड़ लिया। इसके बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। नेपाल के संविधान के मुताबिक उन्हें 1 महीने में बहुमत साबित करना था, लेकिन प्रचंड इसमें फेल हो गए। ओली की पार्टी ने देश की सबसे बड़ी पार्टी शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस से गठबंधन का फैसला किया है। शेर बहादुर देउबा को भारत का समर्थन माना जाता है, वहीं ओली चीनी के करीबी माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में भारत का। नीट पेपर लीक के पूरे नेक्सस का खुलासा हुआ है। बिहार, झारखंड और राजस्थान से रची गई साजिश। आपको बता दें कि 7 MBBS छात्रों समेत अब तक 33 आरोपी सीबीआई के शिकंजे में है। मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की तलाश अभी भी जारी है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। हरिद्वार और कानपुर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या और प्रयागराज में भी लोगों ने की पवित्र स्नान।